गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आई हूं मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आपने आइकन में देख लिया होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हम बेसिक से समझते हैं। सर्कुलेशन यानी घूमना, परिसंचरण करना यानी घूमना, यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे शरीर के अंदर घूमती है, तो वो है एकमात्र ब्लड या रक्त। जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमता है। हमारे शरीर में 5 लीटर लगभग ब्लड पाया जाता है, जो 1 मिनट में पूरे शरीर में घूमकर आ जाता है। अब ये पूरे शरीर में घूमता है, शरीर की आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करता है, उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको लाता है, किडनी में डालता है, किडनी उसको शुद्ध करती है। तो ये जो प्रक्रम है वो पूरे शरीर में चलता रहता है, यानी रक्त है वो घूमता रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोले या सर्कुलेटरी सिस्टम बोले, एक ही मतलब है कि ब्लड ही है ऐसा जो हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमता है। अब देखिए, ये जो रक्त या ब्लड है, क्या चीज है ये रक्त। ये जो रक्त है एक लिक्विड पदार्थ होता है, तरल होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। एक ये शरीर के सभी भागों को जोड़ने का काम करता है। और तीसरा है, इसके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती है, और कोशिकाओं का समूह, पिछले चैप्टर के अंदर हमने कोशिका वाले चैप्टर के अंदर मैंने स्टार्टिंग में लाइन बताई थी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अब रक्त के लिए ये तीनों वर्ड काम में आ गए, तरल संयोजी ऊतक। अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक क्यों बोला, क्योंकि जो रक्त है वो हमेशा द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है। यानी आपने कोई चीज खाई, वो आपने पेट में डाली, आमाशय में डाली, छोटी आंत में गई, और उसकी जरूरत है आपके ब्रेन के अंदर या किडनी के अंदर भेजना है या लंग्स के अंदर भेजना है। तो वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा वो पदार्थ, वो रसायन है वो उस अंग तक पहुंच जाएगा, तो वो माध्यम कौन सा है, रक्त या ब्लड। तो इसलिए शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, संयोजी। तीसरा, इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब कोशिकाओं का समूह, इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। अब देखिए, जो रक्त है वो लिक्विड पदार्थ होता है, और इसके अंदर कुछ कणिकाएं पाई जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। वो कणिकाएं कौन सी होती है, आरबीसी। कौन सी कणिकाएं होती है, आरबीसी। और इन आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, या इसको शॉर्ट में एचबी भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन है एक लाल रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है रेड कलर का, जो इस आरबीसी को क्या रंग देता है, लाल। और ये आरबीसी फिर रक्त को कैसा बनाती है, लाल। पहला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपको आरबीसी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रक्त है वो मेनली हीमोग्लोबिन के कारण ही है। आपको डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली मैंने बोल दिया कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा है 5 से 6 लीटर। तो अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये 3 से 4 लीटर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मात्रा तो इतनी रहेगी चाहे खून की कमी है या खून ज्यादा है, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है। आप 2 बर्तन लीजिए, इसके अंदर आपने एक दूध डाला और दूसरे पात्र में भी दूध डाला, 1-1 केजी दूध ले लिया आपने। अगर आप देखते हो कि इसमें क्रीम है वो ज्यादा है, यानी इससे घी ज्यादा निकलेगा, जबकि इसमें घी है वो कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कम फैट वाला दूध है, ये ज्यादा फैट वाला दूध है। बिल्कुल वही, अगर रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में, नॉर्मली हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम।
प्रति 100 मिलीलीटर। अगर हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है तो हमारा रक्त है वो पूरा है। लेकिन अगर हमारे रक्त के अंदर ये जो क्रीम वाला पदार्थ है ये कम है तो डॉक्टर आप वो बोलेंगे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं, आपके अंदर रक्त की कमी है। डॉक्टर नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। खून की कमी का मतलब है कि आपके रक्त के अंदर घुली हुई हीमोग्लोबिन कम है। जैसे इस दूध के अंदर क्रीम कम थी, ये दूध ज्यादा पतला था, इसमें वसा की मात्रा कम थी, फैट कम थी, जबकि इस दूध के अंदर क्रीम ज्यादा थी, फैट ज्यादा थी। तो उसी प्रकार की अगर आपके रक्त में हीमोग्लोबिन कम है तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। तो रक्त की कमी हो गई तो ये मात्रा तो हमेशा सेम ही रहेगी 5 से 6 लीटर। लेकिन अलग क्या हो जाएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर जो सांद्रता है हीमोग्लोबिन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसको एक नाम दिया जाता है एनीमिया रोग। क्या नाम दिया जाता है, एनीमिया रोग। यानी रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया रोग कहलाता है। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में एक बिल्कुल इजी वे के अंदर कि खून क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त की कमी का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया रोग। उसी प्रकार ये जो रक्त है वो हीम शब्द से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से। अब रक्त का नाम जहां भी आएगा वहां हीम जरूर आएगा। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन से ही वर्ड बना है, उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। अगर आपको पूछे रक्त बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप क्या बोलोगे, इसे बोला जाता है हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस। आया ना समझ में। यानी रक्त है तो ब्लड नाम ना आके इसमें नाम क्या आता है, हीम। हीम का मतलब क्या है, रक्त में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त है मतलब आपके अंदर खून की कमी नहीं है, खून है वो, रक्त है वो पर्याप्त है। जबकि शरीर में रक्त की कमी का मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक है वो कम होता है। तो ये आपके हीमोग्लोबिन और रक्त के बारे में नोट कर सकते हो आप इसे। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम क्या है, देखिए ये है हीमोग्लोबिन और इसके अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है आयरन या लोहा। आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है Fe। लेकिन जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होगी ना वो सीधे उदासीन नहीं होगी, जबकि इस पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी और इसका नाम है फेरस। तो आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु पाई जाती है लेकिन वो किस रूप में पाई जाती है, फेरस के रूप में Fe+2। क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा आयन हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है, आपके ऑप्शन दे दिया Fe+, आपको दे दिया Fe+2, Fe+3। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, Fe+2। यानी हीमोग्लोबिन के अंदर जो लोहा है वो किस रूप में पाया जाता है, फेरस के रूप में, +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताया था कि हरित लवक के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, उसी प्रकार जो आयरन या लोहा है वो किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रक्त होता है वो हमेशा, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रक्त है वो हमेशा किस अवस्था में रहता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो रक्त है वो हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेज में। क्यों, क्योंकि इस रक्त के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है, हिपेरिन। और ये हिपेरिन है वो कहां से आया, ये जो हिपेरिन है यह यकृत या लीवर से आता है। हमारा जो लीवर होता है ये किस वर्णक का निर्माण करता है, हिपेरिन का। और हिपेरिन रक्त को किस अवस्था में बनाए रखता है, द्रव अवस्था में। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में खून जमता नहीं है, हमेशा पानी की तरह बहता रहता है। तो इसका कारण कौन है, हिपेरिन। इसलिए हिपेरिन को एक नाम दिया गया है प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक
कारक। प्रतिस्कंदन, स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमना। इस स्कंदन वर्ड का मतलब क्या होता है? जमना, क्लोट बनना, इसलिए इसको एंटी क्लोटिंग एजेंट भी बोलते हैं। एंटी क्लोटिंग एजेंट किसको बोलते हैं? हिपेरिन को, क्योंकि ये जमने से रोकता है हिपेरिन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्कंदक कारक। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि रक्त हमेशा द्रव अवस्था में पाए जाने का कारण क्या है? हिपेरिन वर्णक। इसका निर्माण कौन करता है? लीवर या यकृत इसका निर्माण करता है। या आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिस्कंदक कारक है? एंटी क्लोटिंग एजेंट है। क्लोट यानी खून का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, जमना, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या है? प्रतिस्कंदक कारक। अब आप देखो कि जब तक रक्त हमारे शरीर में है तरल अवस्था में बहता रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे कहीं चोट लगी, खून की एक बूंद गिरी और वो गिरते ही जम गई, जमती है कि नहीं जमती है? क्योंकि जब तक वो बॉडी के अंदर था हिपेरिन वो काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, हवा के संपर्क में आया तो हिपेरिन निष्क्रिय हो गया। अब खून को जमने से रोकने वाला कोई नहीं है, तो खून गिरते ही क्या हो जाता है? जम जाता है। अब आप देखो कि ब्लड बैंक के अंदर भी खून को रखना पड़ता है, वहां हिपेरिन नहीं मिला सकते, क्योंकि हिपेरिन तो हमारे शरीर में रहता है, लीवर के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। तो फिर ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है खून को जमने से रोकने के लिए? तो दो इंपॉर्टेंट रासायनिक पदार्थ है, आपको उनको भी ध्यान में रखना है। यानी जो ब्लड बैंक है उनके अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? रक्त को जमने से रोकना। देखिए इसके लिए दो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, दोनों साथ में नहीं मिलाए जाते, यानी या तो ये या ये। देखो एक तो पदार्थ होता है EDTA, फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक तो हो सके तो एथिलीन डाइएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। या तो EDTA मिलाया जाएगा और या एक पदार्थ आता है जिसका नाम NaNO3 सोडियम साइट्रेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम साइट्रेट। दोनों पॉइंट याद रखोगे कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक पदार्थ, जिसका निर्माण कौन करता है? लीवर। और ब्लड बैंक के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? या तो EDTA रासायनिक पदार्थ या NaNO3, या इसी को क्या बोलते हैं? सोडियम साइट्रेट। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, रक्त बैंक में जमने से कौन रोकता है। ठीक है, अब रक्त बैंक पॉइंट से एक नाम और आता है कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? हमारे शरीर के अंदर भी रक्त का कुछ निर्माण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। शरीर में रक्त का निर्माण होता है, वो किस अंग में होता है? नाम सुना होगा आपने, प्लीहा या स्प्लीन, या इसको सामान्य भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं। मैं ये नाम ऐसे लिख रही हूँ कि एक बार GD के एग्जाम में, जो आर्मी का एग्जाम होता है, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि शरीर का रक्त बैंक है, और उसके अंदर ऑप्शन में सिर्फ नाम क्या आया था? तिल्ली। तो सामान्य नाम भी याद रखना है, तिल्ली या स्प्लिन या प्लिया। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इसे क्या कहा जाता है? शरीर का रक्त बैंक। क्या कहा जाता है? शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। या इसे कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान का मतलब क्या होता है? किसी की मृत्यु होने के पश्चात डेड बॉडी को जिस भाग में दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो उसी प्रकार RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, 120 दिन। और 120 दिन के बाद RBC जब मर जाती है तो इसको कहां पर डाल दिया जाता है? प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर, तिल्ली के अंदर। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? RBC का कब्रिस्तान या शरीर का रक्त बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए एक पॉइंट बचता है आगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और। आपने नाम सुना होगा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर या BP।
क्या होता है रक्तदाब? आप सुनते हो किसी की बीपी लो होगी, किसी की बीपी हाई होगी। ये बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब। रक्त किस पर दाब लगाएगा? वह नलिकाएं जिसमें रक्त बहता है उन्हीं पर दाब लगाएगा। और हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जिसमें रक्त बहता है, ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है, सीरा और धमनी, वेन एंड आर्टरी। देखिए जो हमारे शरीर में रक्त है, अगर ये रक्त हृदय से शरीर के भागों में जाएगा तो ये किसके द्वारा जाएगा? एक पतली नलिका होती है जिसका नाम क्या है? धमनी, या इसे बोलते हैं आर्टरी। और अगर रक्त शरीर के भागों से इकट्ठा होकर हार्ट के अंदर आएगा तो वो एक चौड़ी नलिका के अंदर बहता है जिसका नाम क्या है? सीरा, या इसे क्या बोलते हैं? वेन। अब देखिए हमारा हृदय इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। हृदय ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब खून हृदय में से निकला और रक्तवाहिनी के अंदर गया, कौन सी में? धमनी में। यानी हृदय से रक्त निकल कर शरीर में जाएगा तो कौन सी नलिका के द्वारा जाएगा? धमनी के द्वारा। और अगर हृदय खुद रक्त ले रहा है बाहर से तो कौन सी नलिका से होकर रक्त हृदय में आएगा? सीरा से होकर। अब हृदय क्या करता है? हमारा हृदय बंद मुट्ठी के जैसा कंटिन्यू ऐसे करता रहता है। अब हृदय जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब उसके अंदर से खून बाहर निकलेगा। आप किसी थैली के अंदर पानी भरो, उसको दबाओ तो क्या वो पानी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। बिल्कुल वही बात है कि जैसे ही हृदय से संकुचित होता है तो खून उससे बाहर निकलेगा और किस में जाएगा? धमनी में। उस समय धमनी के अंदर जो रक्तदाब लगाता है उसे क्या बोलते हैं? रक्तदाब। नॉर्मली सीरा की दीवार पर भी लगाता है दाब, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लगाता है। कारण एक तो ब्लड बिल्कुल तेजी से आ रहा है और दूसरा इसका रास्ता है संकड़ा। जब रास्ता संकड़ा होगा तो प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इसके अंदर रास्ता चौड़ा है और धीरे धीरे रक्त आता है तो प्रेशर कम पड़ता है। तो परिभाषा क्या बनती है? रक्त द्वारा धमनी की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? रक्तदाब या बीपी। हमारे शरीर की बीपी कितनी है, रक्तदाब कितना है, इसका मापन करने के लिए एक यंत्र काम में आता है जिसका नाम क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या नाम है इसका? स्पिग्मोमेनोमीटर। और इस मीटर के अंदर एक आप देखते हो कि जब आप यहाँ पे पट्टा लपेट के आपके ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, बिल्कुल दबाया जाता है यहाँ से आपकी भुजा को, तो अंदर दाब पड़ता है और प्रेशर का बिल्कुल सही मापन होता है। तो आप देखते हो उस मशीन के अंदर एक पानी जैसा पदार्थ ऊपर चढ़ता है, वो पदार्थ क्या होता है? पारा, पारा या मरकरी। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hg। आप देखते हो कि जो रक्त का मापन होता है, इसका नॉर्मली रक्त का मान कितना होता है? 120। इसका मान होता है 80, 120 मिमी ऑफ Hg। पहले ये समझ लो, लास्ट में Hg क्यों लिखा? क्योंकि उस यंत्र के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसके यूनिट में लास्ट में क्या लिख दिया? Hg। दूसरा ये 80 और 120 क्या है? जब बिल्कुल रिलैक्स अवस्था के अंदर रक्त दाब डाल रहा है तो कम डाल रहा है, तो उस समय इसका मान कितना होगा? 80 मिमी ऑफ Hg। और जब बिल्कुल प्रेशर से दाब डाल रहा है तो 120 मिमी ऑफ Hg। यानी किसी व्यक्ति की जो नॉर्मल वैल्यू है, जब हृदय शिथिल अवस्था में हो तब मान आना चाहिए 80, और जब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में हो तो मान आना चाहिए 120 के आसपास। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हाई बीपी है, अगर इससे कम आ रहा है तो लो बीपी है। आया ना समझ में? तो इस प्रकार मनुष्य के रक्तदाब का मापन किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने रक्त की सामान्य जानकारी दी आपको कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक की मात्रा कितनी होती है, हीमोग्लोबिन वर्णक क्या काम करता है, शरीर का रक्त बैंक क्या है, रक्तदाब क्या होता है, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। बिल्कुल हमने जनरल पॉइंट्स पढ़े। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होती है। पहले हम पूर्ण रूप से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड को पूरे शरीर में घुमाएंगे, हृदय को पढ़ेंगे, किस प्रकार हृदय पंप की तरह काम करता है। बिल्कुल ध्यान रखना कि जिस प्रकार हमारे घर में पानी की मोटर और पाइप काम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हृदय और हमारी रक्त वाहिनियां काम करती है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट उसी प्रकार काम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी क्लास को देखने के लिए मिलिए मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज की आपकी यहीं तक थी क्लास। थैंक यू सो मच।